तो कहानी की शुरुआत में हम एक मैजिकल वर्ल्ड को देखते हैं। ये एनीमे आपको हैरी पॉटर मूवी की भी वाइब देगी। इस वर्ल्ड में कोई भी काम बिना मैजिक के नहीं होता। यहाँ तक लोगों का सोशल स्टेटस भी उनके मैजिकल एबिलिटी से डिसाइड होती है और ऐसा माना जाता है कि ये पावर इन्हें गॉड गिफ्टेड है। इस दुनिया में आपको उड़ते हुए ड्रैगन्स दिख जाएंगे, झाड़ू पर उड़ते लोग दिखेंगे और यहाँ बच्चे से लेकर बूढ़े सभी लोग मैजिक का यूज कर सकते हैं सिवाय एक के। यही शहर से दूर हम एक जंगल को देखते हैं जहाँ मैस नाम का एक लड़का भारी वर्कम वेट से वर्कआउट कर रहा होता है और ये डंबल को इस तरह से उठा रहा होता है मानो बस इसके लिए एक खिलौना है। वहीं पास में खड़े जानवर भी इस चीज को देखकर हैरान हो जाते हैं। अब रोज की तरह मैस अपना वर्कआउट खत्म करके क्रीम पफ खाने लग जाता है क्योंकि उसे क्रीम पफ काफी ज्यादा पसंद होती है। यहीं इस जंगल के बीचों बीच हम एक घर को देखते हैं जहाँ रेगरो नाम का एक ओल्ड मैन जो कि मैस का फादर होता है वो मैजिक यूज करके अपने लिए कॉफी बना रहे होते हैं। तभी उन्हें डोर नॉक करने की आवाज आती है लेकिन वो कुछ कर पाते हैं इससे पहले मैस दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। जिसके बाद उसके फादर उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, अरे गधे, इतने दिनों से इस घर में रह रहे हो, अभी तक तुम्हें दरवाजा ही खोलना नहीं आया, क्या ही करूं मैं तुम्हारा। मैस उनसे माफी मांगते हुए कहता है, सॉरी डैड, मैं अभी इसे फिक्स कर देता हूँ। और अब मैस दरवाजे को फिक्स करने के चक्कर में जोर जोर से रॉन्ग एंगल पर मारने लग जाता है जिसे देखकर रेगरो कहता है, अरे उल्लू के पट्टे, इसे सीधा कर ले पहले। लेकिन मैस उनकी एक भी नहीं सुनता और दरवाजे को पूरा तोड़ देता है। और अब उसके डैड कहते हैं, क्या ही बोलूं मैं तुम्हें बोलने का कोई फायदा नहीं। जिसके बाद रेगरो मैस को कॉफी सर्व करते हुए पूछता है, तो हाँ बेटे मैस, आज की ट्रेनिंग कैसी रही। मैस कहता है, बढ़िया रही डैड। और वो उनसे एक सवाल पूछता है, डैड आप मुझे हमेशा फिजिकल वर्कआउट के लिए ही क्यों कहते हैं। ये सुनकर उसके फादर एकदम चुप हो जाते हैं क्योंकि मैस दूसरों की तरह मैजिक यूज नहीं कर सकता और इस दुनिया में मैस ही अकेला बंदा होता है जो मैजिक यूज नहीं कर पाता और उसे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। और उसके फादर उससे ये बात कहते हुए टाल देते हैं, हाँ ठीक है, मैं कभी बाद में बताऊंगा। सुनो, मैं शहर जा रहा हूँ जरूरी काम से और तुम मुझसे वादा करो कि जब तक मैं नहीं आता तुम कहीं नहीं जाओगे, समझ गए ना। अकेले कहीं बाहर मत चले जाना। मैस कहता है, नहीं डैड, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप चिंता मत करिए। लेकिन मैस का ये प्रॉमिस ज्यादा देर तक नहीं टिकता और वो एक बेकरी का एडवर्टाइजमेंट देखता है जहाँ क्रीम पफ काफी सस्ते में मिल रही होती है शहर में। तब क्या, मैस भागते हुए शहर की ओर निकल जाता है एक जैकेट को पहनकर और अब वो शहर पहुंचकर देखता है कि चारों तरफ सभी लोग मैजिक का यूज कर रहे होते हैं हर काम को करने के लिए। लेकिन मैस इससे बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होता और वो कहता है, ये तो हर काम के लिए मैजिक का यूज कर रहे हैं, तुम लोगों को भगवान ने हाथी क्यों दिए हैं, शायद ये लोग पिछवाड़ा भी मैजिक यूज करके ही धोते होंगे। अब मैस बेकरी की शॉप पर पहुंच जाता है और अपने फेवरेट क्रीम पफ को ऑर्डर करता है और जब वो शॉपकीपर को कॉइन देता है तो उन कॉइन का शेप पूरी तरह से बिगड़ा हुआ होता है। मैस शॉपकीपर से माफी मांगते हुए कहता है, आप माफ करिएगा, शायद मैं ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, लगता है ये कॉइन मेरे मुट्ठी में दबने की वजह से ऐसे हो गए। शॉपकीपर ये देखकर हैरान हो जाता है, उड़ी बाबा, ये क्या बंदा है, इसने तो अपने हाथों से ही कॉइन को मोड़ दिया। और अब मैस सॉरी बोलते हुए उन कॉइन का शेप फिर से ठीक कर देता है जिसे देखकर वो शॉपकीपर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब मैस क्रीम पफ लेके वहाँ से जा ही रहा होता है तभी तेज हवा चलने की वजह से उसका जैकेट उसके सर से हट जाता है जिसे देखकर आसपास के लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि इसके फेस पे कोई भी मार्क नहीं होता। दरअसल इस दुनिया में जो भी लोग मैजिक का यूज कर पाते हैं उनके फेस पे एक स्पेशल तरह का मार्क होता है, लेकिन मैस तो मैजिक यूज नहीं कर सकता इसलिए उसके चेहरे पर कोई भी मार्क नहीं होती। और दूसरी तरफ हम ब्रेड को देखते हैं जो कि एक मैजिक पुलिस ऑफिसर है और वो एक न्यूज़पेपर में न्यूज पढ़ रहा होता है कि इस साल का डिवाइन विजनरी मैजिक एकेडमी का सेकंड ईयर का स्टूडेंट रीन होता है। अब ये जो डिवाइन विजनरी का टाइटल होता है ये उन्हीं लोगों को मिलता है जो मैजिक यूज करने में माहिर होते हैं और इस टाइटल को पाने के बाद फेम के साथ साथ $1 मिलियन का इनाम भी मिलता है। फिर क्या, ब्रेड अपनी सड़ी सी लाइफ को उस स्टूडेंट से कंपेयर करने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि ब्रेड ने एक प्रिजनर को लॉकअप में बंद किया होता है जो ब्रेड से कहता है, मुझे माफ कर दो सर, मैंने तो बस छोटी सी चोरी की थी। ये सुनकर ब्रेड और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि इस कैदी के चक्कर में मेरा काम और भी ज्यादा बढ़ गया और वो उसे पनिश करने जा ही रहा होता है। तभी उसे एक कॉल आ जाती है और एक अननोन पर्सन उसे बताता है कि शहर में बिना मैजिक मार्क के एक लड़का घूम रहा है। और इस तरफ हम मैस को देखते हैं जो क्रीम पफ खाते हुए घर जा रहा होता है और सभी लोग उसी को देख रहे होते हैं। तभी चलते चलते मैस एक पुलिस ऑफिसर से टकरा जाता है और इस ऑफिसर ने दारू पी रखी होती है और वो मैस से कहता है, ओए लड़के, तुम्हें दिखता नहीं, तूने मेरी शर्ट गंदी कर दी, इसे कौन धोएगा, तेरा बाप। तभी मैस उस ऑफिसर का शर्ट फाड़ डालता है और कहता है, ठीक है ऑफिसर, मैं इसे आपको धोकर वापस कर दूंगा। और वो ऑफिसर मैस पे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी वहाँ हेड ऑफिसर ब्रेड आ जाता है और अपने कांस्टेबल से पूछता है, क्या रे पियक्कड़, यहाँ क्या तमाशा लगा रखा है। और वो मैस को देखते ही समझ जाता है, अच्छा तो ये बिना मैजिक मार्क वाला लड़का। लेकिन वो उससे कुछ पूछ पाता। तभी मैस के फादर एकदम फ्लैश की तरह आते हैं और उसे वहाँ से लेकर निकल लेते हैं। लेकिन ब्रेड मैजिक का यूज करके एक बर्ड बनाता है और उस बर्ड को उनके पीछे लगा देता है। अब मैस और मैस के फादर घर पहुंच जाते हैं और मैस के फादर उस पे काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं कि उनके मना करने के बावजूद
भी वो अकेले शहर क्या करने गया। मैस उनसे माफी मांगते हुए कहता है, सॉरी डैड, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। अब ये देखकर रेगरो थोड़ा शांत हो जाता है कि चलो इसे अपनी गलती का एहसास तो है, लेकिन रिगरो उसे पनिश के तौर पर सुबह वाली ट्रेनिंग को फिर से रिपीट करने के लिए कहता है। जाने से पहले मैस उन्हें बाकी की क्रीम पफ दे देता है और वहां से चुपचाप ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। अब इधर मैस के फादर अपने मन में सोचते हैं, नहीं, मैस के साथ मुझे इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। मैस जिस उम्र का है उस उम्र में बच्चों को दुनिया एक्सप्लोर करने का मन करता ही है। मैं उसे कैसे समझाऊं कि हम इतनी दूर जंगल में अपनी सेफ्टी के लिए यहीं रहते हैं। तभी मैस के फादर की नजर खिड़की के बाहर जाती है और वो एक मैजिक बर्ड को बैठा हुआ देखते हैं, लेकिन वो कुछ समझ पाता इससे पहले उनका घर तोड़कर कोई अंदर आ जाता है और ये और कोई नहीं बल्कि ब्रेड होता है, जो अपने 2 पुलिस अफसर के साथ आया हुआ होता है मैस को पकड़ने के लिए। और वो रिगरो से पूछता है, तो हाँ भाई, कहाँ है वो बिना मैजिक मार्क वाला लड़का, बुलाओ जरा उसे। और दूसरी तरफ हम मैस को देखते हैं जो कि अपना वर्कआउट कर रहा होता है। भाई ये कैसे कर रहा है वर्कआउट, इसने तो ग्रेविटी की माँ बहन एक कर दी। और अब मैस 5 मिनट के अंदर अपना पूरा वर्कआउट कंप्लीट कर लेता है और फिर गाना गाते हुए अपने घर की तरफ जाने लगता है। और वो गाते गाते अपने घर के पास पहुंच जाता है। लगाई दी चुलिया के हुक राजा जी। अरे क्या करना था, मैं फिर भूल गया, इसे धक्का देना था या खींचना था। और तभी उसे घर के अंदर से ब्रेड की आवाज सुनाई देती है जो कि मैजिक यूज करके उसके फादर को धमका रहा होता है। और मैस चुपचाप दरवाजे के पास खड़ा होकर सारी बातें सुनने लग जाता है। ब्रेड कहता है, जो लोग मैजिक का यूज नहीं कर सकते इस मैजिकल दुनिया में वो नहीं रह सकते। अगर वो यहाँ रहते हैं तो उन्हें खत्म करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि बिना मैजिक मार्क वाले लड़के फ्यूचर में और पैदा ना हो। जल्दी बता बुड्ढे, कहाँ छुपा रखा है अपने लड़के को। मैस के फादर कहते हैं, तुम मुझे जान से भी मार दोगे तब भी मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा। ब्रेड फ्रस्ट्रेटेड होकर रेगरो को नीचे पटक देता है और उन्हें धमकी देते हुए कहता है, शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम कितना बड़ा जुर्म कर रहे हो उस बिना मैजिक मार्क वाले लड़के को छुपाकर। इसके लिए तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। और तभी हमें रिगरो का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हम रिगरो के चाइल्डहुड को देखते हैं। रेगरो को बचपन से ही एक फेलियर की तरह ट्रीट किया जाता था उसके फैमिली के द्वारा, क्योंकि वो मैजिक यूज करने में काफी ज्यादा कमजोर था और उसके साथ हर वक्त मिसबिहेव किया जाता था। और वो बड़े होते होते इस बात से इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो एक दिन सुसाइड करने का फैसला करता है। और अब हम देखते हैं कि रेगरो एक छत से कूदने जा ही रहा होता है, तभी उसे एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है। और उस बच्चे को किसी ने इसलिए छोड़ दिया था कि उसके चेहरे पर कोई भी मैजिकल मार्क नहीं थे और रिगरो की तरह उसे भी सोसाइटी ने रिजेक्ट कर दिया था। और ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि मैस होता है। और उस दिन रिगरो को पहली बार ऐसा एहसास होता है कि उसे किसी की जरूरत है। भले ही इस बच्चे के साथ उसका खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमेशा इसे अपने बेटे की तरह मानेगा। तभी वो पुलिस अफसर ब्रेड रेगरो के पास आता है और उससे कहता है, कहाँ है वो लड़का, जल्दी बताओ। लेकिन रेगरो उसे कुछ भी बताने से साफ मना कर देता है और चिल्लाते हुए कहता है, मैस तुम मुझे सुन रहे हो तो यहाँ से भाग जाओ। ब्रेड गुस्सा हो जाता है और रेगरो को लातों से पीटने लग जाता है। और तभी हम देखते हैं कि मैस दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और ब्रेड के एक साथी को जोरदार पंच मारता है। और अब वो उसी पियक्कड़ पुलिस अफसर के पास जाता है और उसकी शर्ट एक बार फिर से फाड़ देता है और उसे दे थप्पड़ 100 से भी ज्यादा थप्पड़ लगा देता है और एक जोरदार थप्पड़ लगाकर उसे साइड कर देता है। रिगरो मैस से कहता है, मैस मैंने तुम्हें भागने के लिए कहा था ना, तुम क्यों नहीं भागे। मैस कहता है, डैड आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, मैं आपको कैसे छोड़कर जा सकता हूँ। ये सुनकर रेगरो थोड़ा इमोशनल हो जाता है और अब मैस ब्रेड से कहता है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, तुम लोग मेरे डैड को परेशान मत करो वरना मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। ब्रेड मैस की बातें सुनकर हंसने लग जाता है और कहता है, तू मारेगा, अबे ढक्कन मैजिक यूज करना आता नहीं, मुझे हराएगा, मैंने अच्छों के पसीने छुड़ा दिए। और अब ब्रेड अपनी जादुई छड़ी से एक पावरफुल अटैक करता है मैस के ऊपर, लेकिन मैस उसे इजिली अपने हाथों से डॉच कर देता है, जिसे देखकर ब्रेड के मुंह खुले रह जाते हैं, क्योंकि इसने जो अभी अटैक किया था इसने सेम अटैक का यूज करके एक बहुत ही बड़े ड्रैगन को मारा हुआ होता है। लेकिन उसके इस अटैक का मैस पे कोई भी असर नहीं होता और एक बार फिर से ब्रेड अपनी पावरफुल मैजिक से उस पे अटैक करता है, लेकिन मैस इसे भी इजिली डॉच कर देता है, जिसके बाद ब्रेड मैस पे लगातार हमले करते जाता है। और हम देखते हैं कि मैस उसके अटैक से जगलिंग करने लग जाता है, फुटबॉल खेलने लग जाता है। भाई मैस ने तो इसके मैजिक पे मुंह तो डाला। जिसके बाद मैस रिगरो की जादुई छड़ी उठाकर ब्रेड के ऊपर अटैक करता है और वो उसके फेस को कट करते हुए सीधा दीवार पे जा लगती है। ये देखकर ब्रेड की पूरी फट चुकी होती है और वो मैस के सामने सरेंडर कर देता है। और इधर रेगरो ये सब देख के काफी खुश हो जाता है कि अरे भाई मैस इतना ज्यादा पावरफुल है। और अब हम देखते हैं कि मैस ब्रेड को धमकी देते हुए कहता है, अगर फिर से तुमने मेरे डैड को परेशान किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सुनकर ब्रेड फिर से हंसने लग जाता है और कहता है, चलो ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक डील करना होगा और मैं जैसा कहता हूँ अगर तुम वैसा करते हो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे डैड को कभी परेशान नहीं करूंगा। और ब्रेड मैस को बताता है कि हर साल एक स्टूडेंट को डिवाइन विजनरी बनाया जाता है और मैस को बस इतना करना है कि उस एकेडमी में एडमिशन लेना है और डिवाइन विजनरी बनना है, क्योंकि जो स्टूडेंट डिवाइन विजनरी बनते हैं उन्हें रिस्पेक्ट के साथ साथ $1 मिलियन का इनाम मिलता है। और यहाँ ब्रेड को मैस से $1 मिलियन ही चाहिए होते हैं। और हाँ, तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें और तुम्हारे डैड को ऐसे ही परेशान करता रहूंगा। मैस के फादर उसे
उसे मना करते हुए कहते हैं, नहीं तुम्हें तो मैजिक यूज करना भी नहीं आता, तुम्हें उस एकेडमी में कैसे एडमिशन मिलेगी। मैस अपने फादर से कहता है, नहीं मुझे बस आपके साथ पीसफुली जीना है और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और वो ब्रेड के डील को एक्सेप्ट कर लेता है और ब्रेड की हेल्प से अपने चेहरे पर एक फेक मार्क बना लेता है। और यहीं पे इसका फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। अब मैस को बिना मैजिक के उस एकेडमी में एडमिशन मिलता है या नहीं, ये तो इसके नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय।